हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द अबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 46 को नरेट करेंगे। तो चलिए जल्दी से नरेशन शुरू करके इसकी पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड का स्टार्टिंग में सोनू वंग कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर मैं तुम्हें कैसे कहूँ, पर मुझे लगता नहीं कि तुम्हारा स्वॉर्ड बनाना मुमकिन है। जॉन कहता है, क्या नामुमकिन है, पर क्यों? सोनू वंग कहता है, क्या तुम अपना स्वॉर्ड मुझे एक सेकंड के लिए दे सकते हो? और फिर सोनू वंग जॉन का स्वॉर्ड लेकर उस पर हथौड़ी से मारता है और बस एक ही बार मारने से जॉन का स्वॉर्ड टूट जाता है। जॉन कहता है कि मुझे लगा था ये स्वॉर्ड ठीक रहेगा क्योंकि मैंने अभी किसी के ऊपर भी स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। सोनू वंग कहता है, तुम्हारे टेक्निक्स कुछ ऐसे हैं जिसे कि नॉर्मल स्वॉर्ड हैंडल नहीं कर सकते। जॉन कहता है, अगर आप स्वॉर्ड को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाए तो क्या होगा? क्या हम इसे किसी टेक्निक से ओवरकम नहीं कर सकते? सोनू वंग कहता है, स्वॉर्ड को तुम्हारे टेक्निक्स को सहने के लिए उसे कोल्ड आयरन से तैयार करना पड़ेगा, जिसमें नॉर्थ से की कोल्ड एनर्जी मिली हुई होती है और ये एवरेज आयरन से बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। पर ये इतना रेयर मेटल है कि ये बस कल्ट के ब्रिगेड लीडर्स और उसके ऊपर के लोगों को ही मिल पाती है। जो सोच रहा था कि मुझे पहले से पता था कि हेवनली डेमोनिक स्वॉर्ड आर्ट एक पावरफुल टेक्निक है, पर ये इतना पावरफुल होगा मुझे पता नहीं था। सोनू वंग फिर कहता, मुझे माफ़ कर दो, पर तुम्हारे अमेजिंग टेक्निक्स को देखने के बाद मेरे अंदर का आर्टिस्ट तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता है। जॉन कहता है, पर हम क्या ही कर सकते हैं, मुझे 5 टेस्ट को पास करके ब्रिगेड लीडर की रैंक हासिल करनी पड़ेगी। सोनू वंग कहता, जबकि मैं तुम्हारे लिए ब्लेड को तैयार कर सकता हूँ, इसलिए मुझे अपने ब्लेड टेक्निक दिखाओ। उसके बाद जॉन के टेक्निक्स देखने के बाद सोनू वंग कहता है कि मैं बना सकता हूँ तुम्हारे लिए एक ब्लेड, पर तुम्हें अभी वापस जाना चाहिए, 15 दिन बाद आकर ब्लेड को ले जाना। जॉन उसके बाद एक्सपर्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी में जाता है। मैं सेंस कर पा रहा हूँ आज यहाँ पर आमतौर पर जितने लोग होते हैं उससे ज़्यादा है, और आज जैसे भी कुछ कैडेट्स एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच गए हैं, मैं उनसे हार नहीं सकता, मुझे मास्टर लेवल तक पहुंचना ही होगा। क्या मुझे ड्रैगन बॉल एक एक करके लेना चाहिए या फिर दोनों को एक साथ? जॉन फिर कहता है कि मेरे पास अभी समय नहीं है, और फिर वो एक साथ ही 2 ड्रैगन बॉल्स को खा लेता है। नैनो मैं अभी हेवनली डेमोनिक स्वॉर्ड को कल्टीवेट करने जा रहा हूँ, तो अभी मेरी मदद करो ब्लड ड्रैगन बॉल को एब्जॉर्ब करने में। नैनो कहता है, एनर्जी आपके शरीर में रैपिडली मिक्स हो रही है, इस वजह से आपके प्रेशर पॉइंट्स ओवरलोड हो सकते हैं और आपकी मेटाबॉलिज्म भी अभी काफी तेज हो गई है। जॉन कहता है, तो तुम कहना चाह रहे हो कि मैं इससे इंजर्ड हो सकता हूँ, तो तुम ये पर डायरेक्टली क्यों नहीं कह देते? ऐसे घुमा फिरा के कहने का क्या मतलब है? उसके बाद फिर हमें ब्लड ड्रैगन बॉल के बारे में बताया जाता है। पॉइजन क्लान का फाउंडिंग क्लान लीडर है बाइको, जिन्हें कि 10,000 पॉइजन लॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। उनके पास जितनी मेडिसिन की नॉलेज है उतनी ही पॉइजन के बारे में भी नॉलेज है। उन्हें ट्रायल एंड एरर मेथड का इस्तेमाल करना पड़ा था जब वो ब्लड ड्रैगन बॉल को क्रिएट कर रहे थे, इसलिए ब्लड ड्रैगन बॉल का साइज इतना छोटा है जिससे कि किसी के भी प्रेशर पर ना खिंच जाए। और अब जॉन हेवनली डेमोनिक स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल करके मेडिसिन बॉल को कंज्यूम कर रहा था, जिस वजह से उसके नसें लगातार फटते जा रही थी, जिन्हें कि नैनो हील करते जा रहा था। जॉन सोच रहा था, अगर नैनो ना होता तो नस फटने की वजह से मेरी डेथ कब की हो चुकी होती। शायद मुझे हेवनली डेमोनिक स्वॉर्ड आर्ट के ब्रीदिंग टेक्निक को यूज़ ना करके मुझे 1000 मार्शल आर्ट ब्रीदिंग को यूज़ करना चाहिए था। पर जो भी हो, जॉन की सबसे काफ़ी तकलीफ हो रही थी। ऐसा लग रहा था अगर वो एक सेकंड के लिए भी अपना फोकस खो देगा तो वो बेहोश हो जाएगा, पर उसने पूरा ठाना हुआ था कि वो इसे पूरा कर ही रहेगा। जॉन के केस में जब उसने 2 ड्रैगन बॉल को खा लिया तो ये नेचुरल था कि उसके शरीर में एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी और इससे उसका शरीर भी फट जाता, पर नैनो की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जॉन को फिर 4 घंटे लगते हैं इसे पूरा करने में। मैं तो लगभग मर ही गया था, आगे से मैं कभी भी ओवरडोज नहीं करूँगा। पर इस सबसे आखिर मेरी नेगोंग या फिर की कितनी बड़ी है, और मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से नैनो की मदद से मुझे 2 ड्रैगन बॉल से 40 ईयर्स की नेगोंग मिली होगी। पर जब जॉन मेडिटेशन करके चेक करता है तो वो पूरा ही हैरान रह गया था। ये कैसा हो सकता है, मैंने 60 ईयर्स का नेगोंग गेन किया है, और बस इतना ही नहीं, मेरी शरीर के नेगोंग फ्लो या फिर की फ्लो भी इम्प्रूव हो गई है। क्या बार बार प्रेशर पॉइंट का टूटना और हील करना, इस वजह से ये सब इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है? अब मैं मेरे टेक्निक्स में डबल की को यूज़ कर पाऊंगा, और अब मेरी की स्वॉर्ड भी पहले से ज़्यादा लंबी और मोटी हो गई है। हो सकता है कि शायद ये होजिन के स्वॉर्ड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पर मैं अभी भी मास्टर लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा लैक ऑफ रियलाइजेशन की वजह से। पर मैंने की फाउंडेशन रख दी है जो कि मुझे चाहिए थी। लगता है कि अभी समय आ गया है, मुझे हेवनली डेमोनिक स्वॉर्ड आर्ट के सेकंड हाफ को सीखना चाहिए। नैनो जल्दी से 3rd फ्लोर के ग्रेवस्टोन में जो हेवनली डेमोनिक स्वॉर्ड आर्ट है और स्वॉर्ड डेमोनिक डिस्ट्रक्टिव स्वॉर्ड टेक्निक है, उन दोनों को ही मेरे ब्रेन में ट्रांसफर कर दो। और नैनो ठीक ऐसा ही करने लगता है। जॉन फिर नैनो से पूछता है, बताओ नैनो, आखिर डिस्ट्रक्टिव स्वॉर्ड टेक्निक को कितनी बार लगे थे हेवनली डेमोनिक स्वॉर्ड को नैलीफाई करने में? नैनो कहता है कि डिस्ट्रक्टिव स्वॉर्ड टेक्निक को हेवनली डेमोनिक आर्ट के 3rd टेक्निक को नैलीफाई करने में 93 ट्राइज लगे थे। जो सोच रहा था तो इसलिए 3rd फ्लोर के ग्रेवस्टोन में मार्क्स इतने ज़्यादा थे। इसका मतलब 3rd ग्रेवस्टोन पर जो हेवनली डेमोनिक स्वॉर्ड आर्ट है वो पिछले दोनों फ्लोर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नैनो, क्या तुम 3rd टेक्निक को ट्रांसफ़र करने में कामयाब हुए हो?
तो नैनो कहता है कि आप आपके लिमिट तक पहुंच गए हैं। अगर आपके मसल्स को ज़्यादा यूज़ किया जाएगा तो ये आपके ग्रोथ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। जियोन कहता है पर ये पॉसिबल है ना। नैनो कहता है कि अगर आप अपने करंट बॉडी स्टेट में सेटिस्फाइड हैं तो ये करना पॉसिबल है, पर इसका असर आपके बॉडी में इतना ज़्यादा होगा कि आप इस टेक्निक को बस एक ही बार यूज़ कर पाएंगे। जियोन सोच रहा था क्या सच में ऐसा होगा, क्योंकि सेकंड टेक्निक पहले टेक्निक से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो थर्ड में क्या होगा ये तो टेस्ट करने के बाद ही पता चल पाएगा। इसलिए जियोन टेक्निक को पूरा ट्रांसफ़र करने से पहले उसे यूज़ करने की कोशिश करता है, जिस वजह से जियोन के सारे मसल्स खराब हो जाते हैं और नैनो को उसे इंस्टेंट रिकवरी मोड पर डालना पड़ता है। जियोन सोच रहा था ऐसा कुछ बॉडी में ट्रांसफ़र करने से पहले यूज़ करना काफ़ी मुश्किल है। जियोन फिर नोटिस करता है कि उसके पास ब्लास्ट वेब से फ्लोर में डैमेज हो गई है। कोई शक ही नहीं है कि इसे 93 ट्रायल्स लगे थे इसे रोकने में। तो आखिर ये थर्ड टेक्निक कितना ज़्यादा पावरफुल होगा, इसे मुझे ट्राई करके देखना ही होगा जब एक बार मेरे मसल्स पूरे रिकवर हो जाते हैं। फिर रिकवर हो जाने के बाद जियोन डेस्ट्रक्टिव स्वॉर्ड टेक्निक को परफॉर्म करता है। हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड आर्ट का थर्ड टेक्निक को परफेक्टली नलिफाई कर देना बस कुछ ऑर्डिनरी मूव्स को कंबाइन करके ये तो अमेजिंग है। और अभी मेरे शरीर में भी कोई भी स्ट्रेन नहीं है, बस स्वॉर्ड मूवमेंट्स अभी पहले से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। पर क्या यह कुछ ऐसा जो कि एक एवरेज स्वॉर्ड्समैन भी सीख सकता है? और एक थर्ड टेक्निक को नलिफाई करना इतना ज़्यादा मुश्किल था, तो आखिर ये फोर्थ टेक्निक कैसी होगी? नैनो जल्दी से फोर्थ फ्लोर के ग्रेवस्टोन के टेक्निक को भी ट्रांसफ़र कर दो। ट्रांसफ़र पूरा होने के बाद जियोन उसे यूज़ करता है, पर उसे कुछ तो अजीब लग रहा था। मैं इसका कोई भी कंक्लूजन निकाल नहीं पा रहा। नैनो मुझे ऑगमेंटेड वीडियो में दिखाओ, जब दो टेक्निक से दूसरे खिलाफ जाते हैं तो क्या होता है। नैनो फिर ऐसा ही करके हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड आर्ट के फोर्थ टेक्निक और डेस्ट्रक्टिव स्वॉर्ड टेक्निक के फोर्थ टेक्निक को यूज़ करता है और दोनों के बीच में एक फाइट करवाता है। और जब दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं, दोनों के स्वॉर्ड्स टूट जाते हैं। जियोन ये देखकर बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रहा था। क्या डेस्ट्रक्टिव स्वॉर्ड टेक्निक हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड आर्ट को बीट नहीं कर पाई? जियोन इसे रीचेक करने के लिए बहुत बार सिमुलेशन को रिप्ले करता है, पर हर बार ड्रॉ ही हो रही थी। फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी सिमुलेशन को प्ले कर रहा हूँ, रिजल्ट हमेशा ही टाई हो रही है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड आर्ट का फाइनल मूवमेंट डेस्ट्रक्टिव स्वॉर्ड टेक्निक को रोक दे रहा है उसके पीक पर। नैनो ग्रेवस्टोन में टोटल कितने डेस्ट्रक्टिव स्वॉर्ड टेक्निक के मार्क्स हैं? तो नैनो कहता है कि अंदाजन 130 है और इसका फाइनल अटेम्प्ट में ही ग्रेवस्टोन के साइड को काटा गया था। जो सोच रहा था ग्रेवस्टोन को स्लैश करने के लिए तुम्हें बस अपने वेपन में बस की को ही नहीं जोड़ना, उसे हाईली कंसंट्रेट भी करना है। मैं श्योर हूँ हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड आर्ट का फाइनल मूवमेंट उसके टेक्निक को रोकने में कामयाब होता। सर ग्रेवस्टोन के ऊपर फ्रस्ट्रेशन में आकर हमला किया गया है, क्योंकि उस टेक्निक को ऑर्डिनरी टेक्निक की मदद से हरा नहीं पाए। उन्होंने एक ऐसा आदमी को चैलेंज किया था उनके स्वॉर्ड मार्क्स के थ्रू, जिनके पास एब्सोल्यूट पावर थी, पर वो काफ़ी गुस्सा हो गई क्योंकि वो बेट नहीं कर पाए। वो सच में काफ़ी महान होंगे, शायद मैं ही उनके स्वॉर्ड टेक्निक्स को प्रॉपर्ली समझ नहीं पा रहा। आखिर में मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं है, मुझे मेरी मार्शल आर्ट्स की समझ को बढ़ानी ही पड़ेगी। पर हम बॉडी को स्ट्रॉन्ग करके इन्फॉर्मेशन को ब्रेन में ट्रांसफ़र करके एक लिमिट तक रियलाइजेशन को हासिल कर सकते हैं। लगता है कि वही बस मेरा एक ही रास्ता है। फिर सीन कट होता है कैफेटेरिया में, जब सभी लोग एक साथ ही मिलकर खाना खा रहे थे और जियोन भी बहुत ही खुश लग रहा था सभी के साथ ही बैठकर ऐसा खाना खाकर। और जियोन कहता है कि सच में उसके पास एक काफ़ी अच्छा आइडिया था। और हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जब गोवांग कहता है, लॉर्ड मुझे लगता है अगर सभी डिनर एक साथ ही बैठकर करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। जियोन पूछता है ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि सभी अपने अपने ट्रेनिंग में काफ़ी बिजी होंगे। गोवांग कहता है इसलिए तो ये और भी ज़रूरी है, और इसमें ह्योबंग और वोमेन भी साथ देते हैं, क्योंकि पर्सनल ट्रेनिंग तो ज़रूरी है, पर पूरे टीम के अंदर दोस्ती बनी रहनी चाहिए, अपनों की भावना बनी रहनी चाहिए। जियोन प्रेजेंट में सोच रहा था अकेले स्ट्रॉन्ग होना अच्छी बात नहीं है, हमें एक साथ ही मिलकर स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। और इसके लिए जियोन जाता है एकेडमी के सप्लाई रूम में, जहाँ से वो बहुत सारे पेपर्स और स्टेशनरी ले आता है। वहाँ का गार्ड कहता है कि स्क्वाड लीडर के तौर पे तुम जितने चाहो सप्लाईज ले सकते हो, पर आखिर तुम क्या लिखने की सोच रहे हो कि तुम्हें इतने सारे पेपर्स और स्टेशनरी चाहिए? जियोन कहता है मुझे ये सब मार्शल आर्ट बुक्स के लिए चाहिए, और शायद इतने पेपर्स भी एनफ नहीं होंगे। गार्ड सोच रहा था वो ये क्या कह रहा है, इसमें लगभग 60 वॉल्यूम्स तक लिखने का सामान है। फिर सीन कट होता डायरेक्ट 15 दिन बाद। जियोन के कैडेट्स आपस में ही बात कर रहे थे। लॉर्ड ने कहा कि उन्हें एक जरूरी अनाउंसमेंट करनी है, पता नहीं वो कौन सा अनाउंसमेंट करेंगे। लगता है कि हमें बस उनके आने का इंतजार ही करना चाहिए। मून सोच रहे थे कि रिसेंटली मास्टर काफ़ी अजीब बिहेव कर रहे थे। फिर हमें कुछ दिन पहले एक रात का समय दिखाया जाता है जब जियोन मार्शल आर्ट की किताब लिखकर वापस आ रहा था। मून को यह बात पता नहीं थी, तो जियोन का मुंह पोंछते हुए कहती है कि आपके चेहरे और हाथ में ये सब क्या लगा है? जियोन कहता है वो कुछ है जो कि मुझे लिखना था। प्रेजेंट में फिर जियोन बहुत सारे बुक्स लेकर आ जाता है। आज मैंने तुम लोगों को यहाँ पर बुलाया है क्योंकि मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी।
और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।